ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स मौजूद होंगे तो जैसा कि यहाँ पे आपको एक ट्रेवर्स नज़र आ रही है या एक क्लोज ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है जिसके जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स नोट किए गए हैं वाया टोटल स्टेशन नोट किए गए हैं वाया थेडुलर ट्रेवर्सिंग या किसी भी सोर्स के थ्रू इसके तमाम जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये तकरीबन 22-23 पॉइंट्स बनते हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़ लिए। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम इसके अंदर घिरा हुआ जो रकबा है वो मालूम करने का जो इंतहाई एक्यूरेट और इंतहाई आसान तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस मकसद के लिए आप एक्सेल की मदद भी ले सकते हैं, ये काम एक्सेल में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैनुअल अपनी कॉपी में भी आप ये टेबल बना के और ये कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं। तरीकाकार कुछ इस तरह होगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम पॉइंट्स का है, दूसरा नॉर्दिंग का है, फिर ईस्टिंग का है, उसके बाद पी एंड देन क्यू। पी एंड क्यू ये एक फर्जी नेम है, ये मैंने कॉलम की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये नाम दे दिया है। ये किसी चीज का एब्रीविएशन नहीं है, ये वैसे ही आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं। पॉइंट नंबर किस तरह होंगे? पॉइंट्स नंबर 1 से लेकर जितने आपके टोटल पॉइंट्स हैं वहां तक और आखिर में पॉइंट नंबर 1 अगेन, यानी कि टोटल 23 पॉइंट। पहला पॉइंट वो 2 दफा लिखा जाएगा, इस तरह आपके 24 ये पॉइंट्स नंबर बनेंगे। अब हम अपनी कैलकुलेशन की जानिब जाते हैं। ये P और Q ये आपको दोनों कॉलम खाली नजर आ रहे हैं, इनमें हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे और नोट करेंगे। जो पहला P है और पहला Q है इनको आप डैश कर दें, यहां पे कुछ नहीं लिखना। इसी तरह P वाले कॉलम में जो दूसरा सेल है, दूसरा रो है, इसमें क्या आएगा? इसमें आपने करना ऐसे है कि जो पहली नॉर्दिंग है इसको दूसरी ईस्टिंग से ज़रब देंगे और आपका आंसर आएगा इस जगह पी वाले कॉलम में जो दूसरी रो है। किस किस को ज़रब देंगे मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। पहली नॉर्दिंग मल्टीप्लाई दूसरी ईस्टिंग, इनको ज़रब देनी है और आपका आंसर आएगा इस जगह पे। अगर आप मैनुअल ये काम करें, सिंपली आपने कैलकुलेटर उठाना है, आपने 6600 ज़रब 4978.22 इनको ज़रब देना और जवाब इस जगह पे लिख देना है। अगर एक्सेल में मैं काम कर रहा हूं तो एक्सेल में मैं फार्मूला लगा लेता हूं, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट प्रोडक्ट। जैसे कि आप जानते ही हैं मल्टीप्लाई का फार्मूला प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई का फार्मूला प्रोडक्ट। जिसको ज़रब देनी है उनको क्लिक कर लिया, पहले नॉर्दिंग को क्लिक किया, कॉमा लगाया, दूसरी ईस्टिंग को क्लिक किया, डबल एंटर किया। पहली नॉर्दिंग और दूसरी ईस्टिंग ये ज़रब हो चुकी है और जवाब यहाँ पे आ चुका है। अगर आप मैनुअल कर रहे हैं, कॉपी पेंसिल पे कर रहे हैं, कॉपी या पेपर पे कर रहे हैं, तो फिर भी आपने यही काम करना है, पहली नॉर्दिंग को दूसरी नॉर्दिंग के साथ कैलकुलेटर पे ज़रब देनी और जवाब इस जगह पे लिख देना है। अब यहाँ नीचे क्या आएगा? दूसरी ईस्टिंग को दूसरी नॉर्दिंग को तीसरी ईस्टिंग से ज़रब देनी और जवाब इस जगह पे आएगा। इसी तरह बिल तरतीब ये नीचे तक चलता जाएगा, क्रॉस ज़रब होती जाएगी। तीसरी नॉर्दिंग ज़रब चौथी ईस्टिंग, चौथी नॉर्दिंग ज़रब पांचवी ईस्टिंग और जवाब सामने आता जाएगा। अब चूंकि मैंने एक्सेल में किया है तो एक्सेल में एक दफा जब फार्मूला लगा दिया जाता है तो बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। इसी बॉक्स को यहां कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करके नीचे ले जाएं एंड तक, तो आपका ये फार्मूला थ्रू आउट अप्लाई हो जाता है। यानी कि पहली नॉर्दिंग दूसरी ईस्टिंग ये आंसर है, दूसरी नॉर्दिंग तीसरी ईस्टिंग ये आंसर है, तीसरी नॉर्दिंग चौथी ईस्टिंग ज़रब ये आंसर है। इस तरह बिल तरतीब क्रॉस ज़रब हो चुकी है। अब क्यू वाले में क्या करना है? क्यू वाले में भी सेम इसी तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा उलट कर देंगे। यहां पे हम करेंगे पहली ईस्टिंग देता हूं, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। पहली ईस्टिंग ज़रब दूसरी नॉर्दिंग, यानी कि जो दो रेड मैंने कर दिए हैं बॉक्स, इन दोनों को ज़रब देनी है। अगर आप कैलकुलेटर के मैनुअल काम कर रहे हैं तो आपने 4800 ज़रब 6235.13 इन दोनों को ज़रब देने और जवाब इस जगह पे लिख देना। पहली ईस्टिंग ज़रब दूसरी नॉर्दिंग, ये जवाब आएगा। ठीक है, अगर मैं एक्सेल में कर रहा हूं तो फार्मूला लगा लेते हैं। प्रोडक्ट वाला फार्मूला मैंने लगा लिया। किस किस को ज़रब देनी है? पहली नॉर्दिंग
पहली ईस्टिंग ज़रब दूसरी नार्दिंग, और इनका जवाब ये आ गया। इसी तरह नीचे क्या लिखना है, दूसरी ईस्टिंग ज़रब तीसरी नार्दिंग, आपका आंसर इधर आएगा। फिर तीसरी ईस्टिंग को चौथी नार्दिंग से ज़रब देना, यहां पे भी क्रॉस होगा, यानी कि पी और क्यू में क्या, पी में हमने क्या किया, पहली नार्दिंग को दूसरी ईस्टिंग से ज़रब दी, पहली नार्दिंग को दूसरी ईस्टिंग से ज़रब दी, ये दूसरी ईस्टिंग, यहां पे आंसर आ गया। दूसरी नार्दिंग को तीसरी ईस्टिंग से ज़रब दी, जवाब इधर आ गया। तीसरी नार्दिंग को चौथी ईस्टिंग से ज़रब दी, जवाब इधर आ गया। इसी तरह क्यू में पहले हम ईस्टिंग को उठाओ, पहली ईस्टिंग ज़रब दूसरी नार्दिंग, जवाब इधर आ गया। नीचे दूसरी ईस्टिंग को तीसरी नार्दिंग से ज़रब देनी और जवाब इधर आ जाएगा। अब चूंकि मैंने एक दफा फार्मूला लगा लिया है, दोबारा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसी को ड्रैग करके नीचे ले जाऊंगा, ये फार्मूला हमारा थ्रू आउट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह पी और क्यू हमारे पास आ चुके हैं। पांचवीं सवाल ये तमाम तर जो जवाबात हैं वो यहाँ पे हमने लिख दिए। उसके बाद क्या करें, उसके बाद पी वाले कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लें। यहां पे इनको मैंने ऐड कर लिया, तो पी वाली वैल्यू कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं इनको सबको मैंने ऐड कर लेना है। ये मैंने ऐड कर लिया पी वाली वैल्यूज को, कॉलम पी में जितनी वैल्यूज हैं सारी ऐड होगी और ये आंसर हमारे पास आ चुका है। इसी तरह क्यू वाले कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर लें और आपने लिख लेना है। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक तमाम पीज का मजमूआ और एक तमाम क्यूज का मजमूआ, यानी कि सिग्मा क्यू और सिग्मा पी, सम ऑफ पी एंड सम ऑफ क्यू, दो वैल्यूज हैं। इन दोनों वैल्यूज की मदद से अब हम एरिया मालूम करेंगे। तो नाज़रीन ये फार्मूला है इसके एरिया का, यानी कि सिग्मा क्यू माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय 2। सिग्मा क्यू क्या था, क्यू वाले कॉलम की तमाम वैल्यूज का मजमूआ। सिग्मा पी क्या है, पी वाले कॉलम में तमाम वैल्यूज का मजमूआ, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इन दोनों को माइनस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, हमारे पास एरिया निकल कर आ जाएगा स्क्वायर फीट्स में। तो ये मैंने वैल्यूज पुट की, सिग्मा क्यू की जो वैल्यू है माइनस सिग्मा पी की जो वैल्यू है ओवर 2, इनका जो भी आंसर आ रहा है 951164.25, ये स्क्वायर फीट्स में एरिया निकल कर आ गया। ये जो क्लोज एक शक्ल थी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे, इसका ये एरिया स्क्वायर फीट्स में आ गया। अगर आपके कोऑर्डिनेट्स फुटों में होंगे तो आपके एरिया स्क्वायर फीट्स में आएगा। अगर आपका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मीटरों में होंगे तो आपका एरिया स्क्वायर मीटर्स में निकल कर आएगा। अब चूंकि एरिया काफी बड़ा है तो स्क्वायर फीट्स में लिखने की बजाय अगर एकड़्स में लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एकड़ में बनाने के लिए डिवाइड किया जाता है 43,560 के साथ। जो भी स्क्वायर फीट्स जितने भी आ रहे हैं उसको डिवाइड करें 43,560 के साथ, तो आपका एरिया एकड़्स में निकल कर आ जाएगा। तो इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 21.83। ये 21.83 ये एकड़्स में आपका एरिया आ चुका है। तो इस तरह से अगर हमारे पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हों, किसी ऑब्जेक्ट के तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हों, उनकी मदद से कैलकुलेशन करते हुए एक एक्यूरेट और एग्जैक्ट एरिया इस तरह से निकाला जाता है।